हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका यहाँ पे ब्रिज कोर्स का अगला वीडियो होने वाला है। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12 की अभी यहाँ पर जर्नी अपनी बिगिन करने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं देन अगेन इन वीडियोस को आपने जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपका बेस एंड फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है ताकि आपको यहाँ पर जो 12th में टॉपिक सीखने हैं उनमें कहीं आपका लर्निंग गैप न रह जाए। लर्निंग गैप की वजह से यहाँ पर आपको जो टॉपिक समझने में दिक्कत आती है, जो आपके मिसकंसेप्शन डेवलप होते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को सीख कर अपने क्लास की यहाँ पर जो है 12th की शुरुआत करोगे। तो आज हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कशन का पार्ट 2 है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, जैसे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, उसके बाद में आपके मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेज एंड इसके साथ साथ आपके जो अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है। ये आपके इतने बेस कॉन्सेप्ट्स हैं कि यार ये कहीं पर भी लग जाते हैं, राइट। देन देयर इज दिस सेकंड पार्ट जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे यहां पर बनते हैं एंड उनके मैनिपुलेशंस कैसे होंगे, राइट। क्योंकि मैनिपुलेशंस अगर आपको करते आते हैं देन आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में काफी सारे गेम खेल सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन बना सकते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस बना सकते हैं। वो सारे चीजें आपको कहां सीखनी है? क्लास 12th में आपको सीखनी है, राइट। लेकिन ग्राफ कहां पढ़ लेते हैं आप? ग्राफ तो यहां पे क्लास 11th में ही पढ़ लेते हैं, राइट। तो हम वैसे कुछ यहां पर सवाल आपको करके दिखाएंगे जहां से आपको फील होगा कि व्हाई लर्निंग ग्राफ्स at this stage is important, why having the clear understanding is important, and then since we know the graph, एक बार हमने ग्राफ का डिस्कशन अगर कर लिया तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन देन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टॉपिक, क्योंकि आगे चल के आप यहाँ पे फंक्शंस चैप्टर पढ़ोगे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना, ये भी अपने आप में एक स्पेशल फंक्शन ही है। सो आपके यहाँ पे जो फंक्शन चैप्टर आएगा उसके अंदर रेंज नाम की चीज आती है, राइट। सो वहाँ पे क्योंकि आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे तो वी शुड ऑलरेडी नो कि यार ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे रेंज के क्वेश्चन समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, जो इसके यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो हमारे क्लियर है कि नहीं, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यस ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए वेरी वेरी बिग न्यूज, गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। आपके जो सीनियर्स हैं, है ना, उन्होंने अमेजिंग परफॉर्मेंस करके दिखाया है। 1997, दैट्स अ ह्यूज नंबर। जिन्होंने 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किया है, दीज आर द टॉपर्स। 99 प्लस परसेंटाइल बच्चों का एक ड्रीम होता है कि यार कुछ करके मैं यहाँ पे जेईई मेन के अंदर 99 प्लस परसेंटाइल लेके आता हूं, ठीक है ना। एंड दीज मेनी स्टूडेंट्स हैव डन दिस इन जस्ट जनवरी अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेन 2026। इसके ऊपर अभी अप्रैल अटेम्प्ट होगा, उसमें भी हम यहाँ पे जब अपने रिजल्ट्स को ऐड करेंगे तो ये नंबर और बढ़ने वाला है, ठीक है ना। ये कौन है स्टूडेंट्स? जिन्होंने यहाँ पे मैथन गो की जो क्विजर टेस्ट सीरीज है उसके साथ में अपने यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया था, है ना, समझा था, कई सारे यहाँ पर पेपर्स दिए थे और उसके बाद में यहाँ पे जो जो अपनी गलतियां हो रही थी उसके ऊपर काम किया था, ठीक है ना। सो क्विजर की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर जो आपको एनालिसिस मिलता है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इन डेप्थ एनालिसिस कि हर क्वेश्चन में आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, जो आपने यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसमें आपने कितना टाइम वेस्ट हुआ है, आपने सिली एरर्स कितने किए हैं, ये सारी बातें भी आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बताई जाती है। एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस आपको मिलता है एंड देन ऑब्वियसली ओवरऑल एनालिसिस आपको मिलता है। सो ये सारी चीजें जब बच्चे देखते हैं, बहुत सारे पेपर देते हैं, तो उनको एक क्लियर आइडिया आ जाता है कि यार हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वीकनेस के ऊपर काम क्या करना है। सो दैट इज व्हाट एवरीबॉडी शुड बी डूइंग, नॉट जस्ट लर्निंग द कंटेंट, लेकिन उसके साथ साथ टेस्टिंग भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए दिस इज आई गेस वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बी। ऑलराइट, चलिए तो आज का डिस्कशन यहां पर शुरू करते हैं। ग्राफ्स आपके जो बनते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके हैं, उनको देखो आप ध्यान से। यहां पर आपके पास में केवल 2 ही ग्राफ्स है जो कंटिन्यूअस है, साइन और कॉस के ग्राफ आपके कंटिन्यूअस है, ध्यान से देखो। और ये दोनों ही आपके ग्राफ कैसे हैं? वेव्स क्रिएट करते हैं, राइट। ये आपके साइन और कॉस के एकदम स्टैंडर्ड ग्राफ है। आप यहां पे देखते हैं तो ये सारे के सारे फंक्शंस आपके पीरियोडिक फंक्शन भी हैं। मतलब आप यहां पे एक सेक्शन कट आउट कर सकते हो और उसी को अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो आप पूरे पूरे ग्राफ बना लोगे। जैसे साइन के अंदर अगर आप यहां पे नोटिस करते हैं तो 0 से लेके 2π तक का अगर आप ग्राफ बना लेते हो, ठीक है ना, ये एक वेव अगर आप बना लेते हो तो उसी वेव को आप यहां पे कट कॉपी पेस्ट, है ना, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, चिपकाते जाओगे आगे से लेके पीछे तक, तो आपके यहाँ पे पूरा ग्राफ बेसिकली बन जाएगा। एंड इसी चीज को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ द फंक्शन कहते हैं, है ना, कि आपने कितना लेंथ बेसिकली जो है कट कॉपी पेस्ट करना है। ऑलराइट, अच्छा, तो आपके यहाँ पर साइन का ग्राफ तो काफी फेमस है, आपको पता ही होगा। ऐसे ही कॉस का ग्राफ भी काफी फेमस है। 0 पे 1 बनता है, फिर नीचे जाके वापस ऊपर आता है, 2π पे वापस इसकी साइकिल कंप्लीट होती है। इसका भी पीरियड आपका 2π के बराबर ही है। ऑलराइट, अब एक बार आपको ये बेसिक ग्राफ्स अगर पता होते हैं तो हमें इनके जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के आइडियाज हैं वो भी इक्वली अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली हमें करते आना चाहिए। कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ sin x + 1, तो आपको ये पूरा ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर उठाते आना चाहिए। अगर मैं आपको बोलता हूं व्हाट इज sin of x + π/4, ब्रैकेट के अंदर x + π/4, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ को π/4 यूनिट पीछे से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी हमने ऑलरेडी कवर किए हुए इस सीरीज में, इसके पिछले वाले वीडियोस में जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडुलस। मॉड ऑफ sin x कैसे बनेगा? मॉड ऑफ sin x में हम क्या बोलते हैं?
अगर मैंने साइन के ऊपर मॉड लगा दिया तो जो आपके नीचे वाला एंटिटी है वो पलट के ऊपर जाएगा, नीचे वाला एंटिटी पलट के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो अब होगा क्या कि आपको यहां पे जो भी आइडियाज इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने दे दिए हैं उनका एप्लीकेशन अब यहां पे हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया है। आज हम ग्राफ्स पर्टिकुलरली किनके देखेंगे, पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को देख रहे हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो साइन कॉस के आपके ऐसे ग्राफ होते हैं। tan का ग्राफ भी यहाँ पर काफी फेमस है ना, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में आपको यहाँ पे एक स्ट्रैंड बनता है एंड ऐसा जो एक स्ट्रैंड है यही स्ट्रैंड बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो इस बार आपका जो लेंथ निकल कर आता है वो कितना है, पाई लेंथ निकल कर आता है। मतलब tan का जो ग्राफ है उसका पीरियड कितना कहा जाएगा, पाई लेंथ का कहा जाएगा, ठीक है ना। अच्छी बात क्या है, एक बार आपने ये तीनों कर लिए तो बाकी तीनों के पीरियड एटलीस्ट आपको यहां पे डायरेक्टली याद हो जाता है, क्योंकि रेसिप्रोकल करने से पीरियड चेंज नहीं होता है, राइट। तो कोसेक का पीरियड वही होगा जो साइन का है, सीकेंड का पीरियड वही होगा जो कॉस का है, कॉट का पीरियड वही होगा जो टैन का है, मतलब लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो इसका भी पीरियड का लेंथ कितना है, 2 पाई है, इसका भी 2 पाई है और इसका पाई है, ऑलराइट। रेसिप्रोकल करने से होता क्या है, रेसिप्रोकल करने से बेसिकली आपका यहां पे ग्राफ के अंदर एक बहुत ही पर्टिकुलर काइंड ऑफ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। एक चीज ये नोटिस करो कि जहां पे आपका साइन का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, वैल्यूज में अपने आप को बढ़ा कर रहा है, उसी पॉइंट पे कोसेक का ग्राफ अपने आप को डिक्रीज कराएगा। क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है। कोसेक का मतलब है कि 1/sin, तो आपका डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा होगा, राइट। सो ये हमेशा आपने नोटिस करना चाहिए कि रेसिप्रोकल ग्राफ में क्या होता है, जहां पे ओरिजिनल ग्राफ बढ़ रहा होता है उसी सेक्शन में रेसिप्रोकल वाला ग्राफ कम हो रहा होता है। जहां पे ओरिजिनल ग्राफ कम हो रहा है वहां पे आपका रेसिप्रोकल वाला ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। और एक चीज क्या है इंपॉर्टेंट कि कहां पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जहां जहां पे साइन बेसिकली 0 बनता है वहां पे आपका कोसेक का ग्राफ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जहां जहां पे कॉस 0 बनता है वहां पे आपका सीकेंड का ग्राफ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एंड जहां पे आपका टैन का ग्राफ 0 बनता है वहां पे कॉट का ग्राफ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहां पे थोड़ा लिंक करते करते यहां पे सारे ग्राफ्स को दिमाग में रखना है और इनको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको यहां पे ग्राफ मैंने दिखा दिया, मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपको ड्रॉ करना है तो आप अच्छे से इनको रख सकते हो अपने पास में नोट्स में। इसका एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियो आपको दिखाता हूं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना, कि क्वेश्चन में हम यहां पे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का कोई क्वेश्चन बना के आपको दे दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि देखो यहां पे मैंने आपको ग्राफ बताया है, पिछले वीडियो मैंने आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताया है, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स और यहां पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है टीचर्स की एंड इनफैक्ट हर किसी की, जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब क्या है, पीछे की चीजें हम भूल नहीं सकते, पीछे की चीजें हमें याद रखना है एंड देन आगे कभी भी जरूरत पड़ती है तो उसको यूज करना है सही टाइम पे, राइट। सो अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने इस इक्वेशन के, तो ग्राफिकली हम क्या बोलते हैं कि हम LHS का भी ग्राफ बनाएंगे, RHS का भी ग्राफ बनाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास में एक स्कोप है कि हम यहाँ पे LHS RHS में अपने हिसाब से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि ये 7 साइन वाला पोर्शन राइट हैंड साइड में भेज के 7 से डिवाइड भी कर लेता हूं। सो ऐसा करने पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, x/7 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एंड मॉड ऑफ साइन x आ जाएगा राइट हैंड साइड में, समझेंगे। ऐसा कुछ आपका उसमें बनने वाला है। अब यहाँ पे LHS RHS के ग्राफ हम काफी डिसेंट तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपका LHS का ग्राफ तो क्या है, y = x/7, ये y = mx + c वाला फॉर्मेट है जिसमें c का वैल्यू आपका 0 है, मतलब ओरिजिन से लाइन पास करेगी और आपका जो स्लोप होगा ये 1/7 के बराबर, मतलब काफी कम स्लोप की आपकी एक लाइन बनने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा ये y = LHS हो गया, y = RHS मतलब क्या है, मॉड ऑफ साइन x। ये चीज आपको बनाते आनी चाहिए। क्या करना होता है इसके अंदर, जो साइन का ग्राफ है उसके अंदर जो जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो पोर्शन उसको पलट के ऊपर कर देना है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें ड्रॉ करते अगर आपको आती है तो आप अपना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम यहाँ पे इसको एक बार करके देखते हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये भी आपको सीखना है यहाँ पे कि केयरफुली कैसे हम यहाँ पे वैल्यूज को सिलेक्ट करके दोनों ग्राफ एक साथ एक ही नंबर लाइन के ऊपर एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से साइन का यहां पे ऐसा अरेंजमेंट बना लेता हूं, ठीक है ना। इस तरह भी बना लेते हैं, ये गाइडेंस के लिए बनाया है ना। कहां तक जाना है ये भी हमने देखना चाहिए। तो देखो आपके पास में यहां पे जो बेसिकली लाइन आने वाली है, ये जो आपके इसमें लाइन आने वाली है ये कैसी लाइन बनेगी आपकी, ये जो लाइन आपकी आने वाली है ये क्या शो करेगी कि अगर आप इसके अंदर 7 इनपुट में डालते हो, अगर आप इस लाइन में x की वैल्यू 7 इनपुट में डालते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये सुनो, एंड फॉर एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 7 आपका y का वैल्यू 1 से भी बड़ा हो जाएगा।
लेकिन जो साइन का ग्राफ है ये तो कभी भी खुद 1 से बड़ा होता नहीं है। साइन का ग्राफ कहां तक जाता है हाइट में? 1 तक ही जा पाता है। मतलब 7 के आगे डिस्कशन करना यूजलेस है, वहां पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है, राइट? तो हम कहां तक बेसिकली बनाना चाहते हैं, अगर मैं इस बात को अब यहां पे एड्रेस करूं तो 7 के आसपास तक हम जाना चाहते हैं। अब ये जो 7 हम बोल रहे हैं, पहली बात तो क्या होता है, रेडियंस होता है। तो आप यहां पे सोचो कि यार 2 पाई मतलब कितना हो गया, 3 पाई मतलब कितना हो गया। 3 पाई मतलब आपके इसमें ऑलमोस्ट 9 के बराबर की वैल्यू है, 9 से बड़ी वैल्यू है। 3.14 इंटू 3, 3 पाई का मतलब क्या होता है ना, ये आपका क्या है पॉइंट, ये आपका 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। 3 पाई मतलब क्या है, 3 इंटू 3.14, मतलब ये 9 के आसपास पहुंच गया है। जबकि हम 7 के बाद ही इंटरेस्टेड नहीं है ग्राफ में, हमें पता है कि उसके बाद सॉल्यूशन नहीं आने वाले, ठीक है ना। तो मतलब इसके आगे तो जाने का बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है। इसको आप यहां पे एज ए लिमिटिंग सिनेरियो बना के रख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब पहले तो हम यहां पे मॉड ऑफ साइन एक्स को प्लॉट करेंगे। तो जहां पे ग्राफ पॉजिटिव है उसको तो पॉजिटिव ही रखो, जहां पे नेगेटिव हो गया उसको भी पलट के पॉजिटिव बनवा लो, और जहां पे पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ही रखो। तो ये जो आपने बना दिया है, ये ग्राफ क्या है, ये आपका मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। इस तरह भी ऐसा ही होने वाला है, जहां पे बेसिकली नीचे है उसको ऊपर पलट के बनवा दो, और जो ऑलरेडी ऊपर है उसको आप ऊपर ही रखो, राइट। सो इस तरह का जंप वाला जो ग्राफ आएगा, इसको हम बेसिकली मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ गारंटी से बता सकते हैं। नाउ फॉर फर्दर क्लैरिटी मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पे एग्जैक्टली इनके बीच वाला वैल्यू भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूं। 2 पाई और 3 पाई के बीच में कितना आएगा, 5 पाई बाय 2, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है ना। सो 2 पाई 3 पाई के बीच में कितना आएगा, 5 पाई बाय 2। नाउ व्हाट इज 5 पाई बाय 2? 5 पाई मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 15 है ना, क्योंकि पाई को 3.14 की नजर से देखो आप, तो 15 के आसपास, 15 से थोड़ा सा बड़ा ही है। 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो 7.5 से तो थोड़ा सा बड़ा ही आएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं 7.5 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जबकि मुझे कहां तक जाने में इंटरेस्ट है, मुझे तो 7 तक ही जाने में इंटरेस्ट है। तो 7 इसके पहले ही कहीं आ चुका होगा, यहां पे कहीं इमेजिन करते हैं 7 आया, यहां पे कहीं रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है 7 का, यहां पे इनपुट हमने मार्क कर लिया है, ठीक है ना। अब 7 आने पर आपकी जो लाइन है वो कहां पे पहुंचती है, अपने आउटपुट को लेके 1 पे पहुंचती है कि नहीं, 1 पे पहुंचती है, मतलब ये पिंक के ऊपर है, पिंक वाले ग्राफ के ऊपर है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट है आपका, यहां पे 7 डाल के 1 आता है, ये तो पॉइंट अच्छा है ही है, लेकिन 0 डाल के 0 आता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 0 डाल के 0 आता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस हो गया आपका काम, क्योंकि अब मैंने क्लियरली यहां पर जो है 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। तो अब मैं यहां पे एक सिंगल जो अपनी लाइन है वो प्लॉट कर सकता हूं, एंड एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि यहां से मुझे अपने इंटरसेक्शंस क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं एंड इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट करते हैं, इसमें से जाते हैं। क्या ये गारंटी है कि इस तरफ तो नीचे कुछ भी नहीं होने वाला है? इस तरफ जो भी आपका यहां पे ड्रॉ होगा स्ट्रक्चर, नीचे तो क्योंकि आपका पिंक वाला ग्राफ है ही नहीं ना, तो आपके पास में यहां पे कितने यहां पे कॉमन पॉइंट्स आए हैं, यही देखना एक्चुअली डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जितने भी एलएचएस के और आरएचएस के ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट्स का काउंट होता है, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बेसिकली होते हैं। यही रीजन है कि ग्राफ्स अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप बिना ग्राफ के नहीं कर पाओगे सॉल्व, ये ग्राफ से ही होता है। ओके, एलएचएस का ग्राफ बनाओ, आरएचएस का ग्राफ बनाओ, और अब यहां पे काउंटिंग करो कि कितने कॉमन पॉइंट्स आपको मिले हैं, ठीक है ना। तो यहां पे नोटिस करने वाली बात क्या है, 0 0 आइडेंटिफाई करना एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड 7,1 आइडेंटिफाई करना एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है ना। ये हमें क्लियर है कि यार ये ऑलरेडी यहां पे 1 बन चुका है, तो आगे जाके तो और बड़ा हो ही जाएगा। आगे जाके अगर और बड़ा हो गया तो यहां पे फर्दर कोई कॉमन पॉइंट आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने आपको अभी नजर आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4, यही 4 बेसिकली आपके कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं, मतलब यही आपके अपने इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। और कितने हैं ये, 4 है, मतलब सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होगा। ये प्रोसेस होता है ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। जरूरी क्या है इसके अंदर, लेकिन अभी जो हमने बैकग्राउंड नॉलेज यहां पे बेस नॉलेज डिस्कस किया है, ये सब कुछ आपके पास होना जरूरी है। और भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, चलो, ठीक है ना। ये तो अच्छा था ही, कैसे यहां पे 7 को लोकेट किया वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जीआईएफ ही इंट्रोड्यूस कर दिए, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है कि साइन का जीआईएफ कैसे बनता है, राइट। और इसके अंदर तो एलएचएस आरएचएस भी अच्छे से लिखे हुए हैं, एलएचएस आरएचएस ठीक ठाक तरीके से लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे उसके ऊपर ज्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। हम तो क्या करते हैं, सीधे सीधे एलएचएस का ग्राफ और आरएचएस का ग्राफ कैसे बनेगा उसके बारे में सोचते हैं, राइट। तो इसके अंदर और भी क्या इंपॉर्टेंट है, एक मैं यहाँ पे मार्किंग डेफिनेटली करना चाहूंगा कि 1 हाइट कहां पर है ना, क्योंकि साइन और कॉस जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो आपका ग्राफ
कन्फाइंड होता है इन रीजन्स में। सो लेट मी जस्ट प्लॉट 1 -1 वाले मार्किंग्स एज वेल। ठीक है, तो ये -1 वाली लाइन है, ये 0 वाली लाइन है, ये आपकी 1 वाली लाइन है ना। इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका साइन का ग्राफ आने वाला है। तो जब भी मुझे अब GIF ऑफ sin x प्लॉट करना है, GIF ऑफ sin x प्लॉट करना है, तो हम क्या करते हैं यहां पे, पहले तो साइन को ही ड्रॉ करेंगे एज ए गाइडेंस। एज गाइडेंस में साइन को प्लॉट कर लेता हूं। ठीक है, गाइडेंस के लिए प्लॉट किया इसलिए डॉटेड बनाए हैं, बाकी यहां पर भी कर लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़ेगा आपका। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली अपने GIF का नॉलेज इस्तेमाल करना है। GIF क्या करता है, बेरहमी से अगर आपकी वैल्यू 0 और 1 के बीच की कोई फ्रैक्शनल क्वांटिटी है तो पूरे के पूरे आउटपुट को पिचका देगा 0 पे। हमने इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ा है कि ब्रेक द ग्राफ यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस की मदद से आपका पूरा ग्राफ ब्रेक हो चुका है। इसमें 3 ही हॉरिजॉन्टल लाइन की रिक्वायरमेंट है। एंड आफ्टर ब्रेकिंग इट टेक प्रोजेक्शन ऑन द लोअर लाइन। हर एक सेक्शन को आइडेंटिफाई करो, जैसे ये एक सेक्शन आया है दोनों लाइंस के बीच में, तो उसका प्रोजेक्शन नीचे वाली लाइन पे आपको बेसिकली कंसीडर करना है, राइट। सो इस चीज को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, RHS का ग्राफ रेडी हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ध्यान से, 0 पे तो 0 है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, π/2 डालने पे एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब यहां पे एक हॉलो सर्कल आएगा इस तरीके से, राइट। बीच में एक हॉलो सर्कल आया और वो वाला डॉट कहां पर है, एकदम से 1 की हाइट पे है। उसका GIF बेसिकली π/2 डालने पे 1 बनेगा आपका। बाकी सभी सिनेरियोज में यहां पे फ्रैक्शनल क्वांटिटीज बनेंगी तो ये 0 पे आके कोलैप्स हो जाएगा। जैसे आप यहां पे नेगेटिव वाले सेक्शन में जाते हैं, मतलब आप इन दोनों लाइंस के बीच में हो, तो फिर नीचे वाली लाइन कौन सी हो गई है, ये डॉटेड लाइन, तो उसके ऊपर आपका प्रोजेक्शन बेसिकली आने वाला है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। और अब क्योंकि आपने 0 से लेकर 2π में बना लिया है, तो इसके आगे यही सेम चीज आपकी रिपीट होती रहेगी, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है ना, तो आपको यहां पर रिपीट होगा। वापस यहां से स्टार्ट करूं, है ना, यहां पे आपका डॉट ऊपर चला जाएगा और ऐसे ही नीचे आएगा। ठीक है ना, अभी आधा ही बन पा रहा है उस तरफ। यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पर भी आपका बेसिकली ग्राफ पूरी तरह से नीचे आ जा रहा है, राइट। और फिर यहां से ग्राफ आपका ऊपर जाएगा, यहां पे आके वापस ये डॉट ऊपर चला जा रहा है। ठीक है ना, तो यहां तक अभी हमने बना लिया है। देखते हैं यहां पे इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी क्या। सो नाउ ओनली फोकस ऑन द रेड रीजन। रेड जो है वो आपका एक्चुअल ग्राफिक किसका है, GIF ऑफ sin x का है। अगर ये समझने में दिक्कत आई है तो आपके साथ में मैंने पूरा एक लेक्चर किया है जिसके अंदर मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझा है। ठीक है ना, तो उसका जो सेकंड पार्ट है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको जाके देखो, उसके अंदर हमने इस चीज को डिस्कस भी कर रखा है, राइट। नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ LHS। LHS जो है ये तो हमारा क्या है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, x² जिसको मैंने 2 यूनिट से नीचे खींच लिया है। 2 यूनिट से नीचे खींच लिया है, सोचो जरा, 2 यूनिट से नीचे खींच लिया है, तो मतलब -2 से कहीं ना कहीं मेरी बिगिनिंग होने वाली है डिस्कशन की। -2 यहां पे कहीं इमेजिन करते हैं, चलो यहां से आपका पैराबोला इस तरह से ऊपर जाएगा, पैराबोला इस तरह से ऊपर जाएगा। ठीक है ना, अब पैराबोला लेकिन कितने स्पीड से ऊपर जाएगा ये थोड़ा सा देखना जरूरी है। ठीक है ना, तो हम यहां पे देखते हैं कि यार देखो आपके पास में क्रिटिकल पॉइंट्स तो क्या क्या है कि यार x² -2 = 0 कब होने वाला है, तो +-√2 पे होने वाला है। ठीक है ना, तो +√2 एंड -√2 कहां पे इमेजिन कर रहे हो आप, ये हमारे पास में π/2 है ऑलरेडी, है ना, इसको हिला नहीं सकते, अब ये डिसाइड हो चुका है, ये π/2 यहां पर है। ठीक है ना, π/2 कितना होता है, फिर से सोचो, 3.14 डिवाइड बाय 2 मतलब 1.5 समथिंग होता है, तो √2 इसके पहले ही आ जाएगा ना, √2 इसके पहले ही आ जाएगा, √2 यहां पे कहीं आएगा। ठीक है ना, तो आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ये √2 बनेगा और फिर यहीं से ऊपर जाएगा, और -√2 इसी के लेफ्ट हैंड साइड में कहीं आप इमेजिन कर सकते हो सिमेट्रिकली -√2, तो ग्राफ आपका यहां से भी ऐसे आएगा ऊपर और निकल जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहां पे इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ आपका पैराबोला का ऐसे निकल गया और फिर एक ग्राफ आपका इधर से ऐसे निकल गया। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका पैराबोला। काफी ऐसा नैरो सा फील हो रहा है यहां पे। ठीक है ना, कुछ कर नहीं सकते, उसका क्या करें। सो आपके पास में यहां पे अब फिर से कहानी तो वही है ना यार, कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो कहां कहां पे है। सो इंटरसेक्शन बहुत ही क्लियरली आप यहां पे मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे, 2 क्लियर इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके पास में आते हैं। एक तो यहां पे आ रहा है, रेड एंड ग्रीन का इंटरसेक्शन कहां कहां है वो नोटिस करो, 2 ही जगह आपको यहां पे रेड और ग्रीन का इंटरसेक्शन नजर आ रहा है। जितने इंटरसेक्शंस आपको दिख पा रहे हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनना चाहिए। देयर इज नो वे कि आप यहां पे इसको, है ना, एक एक करके सॉल्व करके कोशिश करो सॉल्व करने की, मतलब हालांकि कर सकते हो लेकिन कितना बढ़िया दिख रहा है ना। अगर आप ऐसे कर पाओ, अगर आप ऐसे कर पाओ तो ही तो मजा आएगा,
ठीक है ना। तो इनको क्या कह रहे हैं हम, ग्राफिकल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने का ग्राफिकल तरीका है। ऑलराइट, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या जरूरी था इसके अंदर, साइन का एक्चुअल ग्राफ तो पता होना ही चाहिए। साइन का एक्चुअल ग्राफ को ही हमने ट्रांसफॉर्म किया यहां पे, यहां पर भी साइन का एक्चुअल ग्राफ को ही ट्रांसफॉर्म किया है। यहां पे मॉडुलस का ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, यहां पर आपको जीआईएफ का ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, राइट। हालांकि यहां पे दोनों एग्जांपल हमने साइन के लिए, लेकिन साइन की जगह कॉस हो सकता था, कॉस की जगह टैन हो सकता था, तो आपको यहां पर उसके साथ में अपना काम करते आना चाहिए, राइट। ठीक है, सो एक बार हम यहाँ पे अपने ग्राफ के ऊपर अगर इस तरह से पकड़ बना पाते हैं कि हाँ चलो हमें ग्राफ बनाते आते हैं, है ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें करते आता है, तो अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मैं आपको देता हूं, मतलब कोई एक एक्सप्रेशन देता हूं, तो मिनिमम से मिनिमम कितना बना सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बना सकता है। सो दिस टाइम अराउंड द इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट वी आर डिस्कसिंग इज दिस वन विच इज कॉल्ड a cos थीटा b sin थीटा, या a sin थीटा b cos थीटा, ठीक है ना। इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कहां से कहां तक बेसिकली अपनी वैल्यू वेरी कर सकता है, क्योंकि देखो साइन और कॉस लिमिटेड है, साइन और कॉस के अंदर ताकत कितनी है, केवल -1 और 1 के बीच के आंसर जनरेट करने की ही ताकत है, बहुत कम ताकत है इनमें। देखो टैन तो इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी जा सकता है, यहां पर भी देखो ये बहुत ऊपर ऊपर नीचे नीचे जा रहे हैं पूरे, ठीक है ना। साइन कॉस हैं जो मतलब थोड़े से ऐसे हैं कि बाउंडेड है, वो क्या है, वो बाउंडेड है, बाउंडेड है दो बेसिकली लाइंस के बीच में, ठीक है ना, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में पूरा ग्राफ बन जाता है। तो अगर मैं इनके कॉम्बिनेशन को भी अगर लूंगा तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े आंसर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ लिमिट में ही आंसर बनेंगे उनके भी, जो कॉम्बिनेशंस आप यहां पे क्रिएट कर रहे हो, है ना। एंड वन ऑफ सच इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस इज a sin थीटा b cos थीटा। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके इंटरवल में लाया करता है, ये इसका आंसर है, लेकिन आया कैसे अगर आपको देखना है तो एक सिंपल सा यहाँ पे थॉट है कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, कुछ ज्यादा ही फायदा हो जाता है इससे। इससे फायदा ये होता है कि अगर आप इस रेशो को थोड़ी देर के लिए नाम देते हो, केवल नाम देना है, ठीक है ना। अगर आप इस रेशो को नाम देते हो लेटस से कॉस ऑफ अल्फा, तो ये रेशो बिना कहे अपने आप को साइन ऑफ अल्फा बोलना शुरू कर देगा। ये देखेगा कि अच्छा इसने अपना नाम कॉस अल्फा रखा है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने आप को साइन अल्फा बोलना शुरू कर दूं। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि आप यहां पे देखो कि आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो क्या गाइडेंस हमें देता है। राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, अगर जिसके अंदर अल्फा एंगल आपका है, एंड अगर आप कॉस अल्फा की वैल्यू इतनी बता रहे हो, मतलब आपका बेस a के बराबर है और आपका जो हाइपोटेनस है वो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से अपना परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करते हो तो b के बराबर आता है। परपेंडिकुलर आपका b के बराबर निकल कर आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट लेके b आएगा। सो साइन अल्फा यही तो होगा, साइन अल्फा मतलब सामने वाली साइड अपॉन दिस, सो इसको साइन अल्फा बनना ही पड़ेगा। और जैसे आप यहां पे बोलते हैं तो देखो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पार्ट 1 में हमने किया है, ठीक है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये कितना होता है बेसिकली साइन ऑफ ए प्लस बी। सो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ में आपको क्या मिल गया है, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा मिल गया है। अब आप थीटा अल्फा जितना चेंज करना चाहो कर लो, साइन बोलेगा कि यार मैं क्या जनरेट कर सकता हूं, मैं आपको बता देता हूं। साइन बोलेगा मैं कम से कम -1 हो सकता हूं और ज्यादा से ज्यादा +1 हो सकता हूं। तो अगर आपको पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो -1 यूज कर लो, तो -1 यूज करोगे तो ये आएगा। और पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसको मैक्सिमाइज कर दो, क्योंकि यही तो चेंज हो रहा है, बाकी ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये चेंज करते करते जब 1 बन जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे कि यार ये तो बड़ी वैल्यू बन गई। तो बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह के थॉट्स आपके यहां पर इंपॉर्टेंट रहते हैं एज फार एज रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज कंसर्न, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं, मेरे ख्याल से तब आपको क्लियर होगा कि हमने यहां पे और भी क्या चीज नोटिस करनी चाहिए। ऑलराइट, क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, 5 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस π/4 प्लस 10, ये जो एक्सप्रेशन आया है इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ, ऐसा आपका सवाल है, ठीक है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के बताना आपका अगर टारगेट है। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, पहले तो ये नोटिस करो कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें ये हम इसलिए कर पाए हैं क्योंकि थीटा दोनों जगह सेम एंगल यूज हुआ है, यहां पे भी थीटा है, यहां पे भी थीटा है, तभी तो फॉर्मूला यूज हुआ ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां पे अगर कुछ और होता तो ये थोड़ी कर पाते हम। मतलब इस तरह का सुंदर कंप्रेशन, इस तरह का एक्सप्रेशन जो क्रिएट हो रहा है ये तभी हो पाता है जब एंगल आपके बराबर है, और तभी यहां पर ये रिजल्ट भी आपका यूज होगा।
तो आपको पहले तो यहां पे देखना पड़ेगा कि यार इसको ओपन करते हैं, क्योंकि अभी यहां पे कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ के आए हैं वो नहीं लगा पा रहे हैं, राइट। सो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे अगर आप इसमें अपना आइडिया यूज करते हैं तो यहां पे हो जाएगा 5 sin थीटा, तो ठीक है, यहां पे हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ sin a cos b एंड माइनस cos a sin b एंड प्लस 10 तो अलग से है ही है। तो यहां से आप देखो कि आपके इसमें 3/2 आ जाएगा साइन के साथ में, और 5 पहले से है, तो इनको अगर आप मर्ज करते हो तो कितना हो जाएगा, 5 + 3/2 आ गया साइन के साथ में, एंड अलग से अगर आप यहां पे 3 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन आएगा पहली बात तो बीच में, है ना, यहां पे माइनस साइन है क्योंकि, सो 3√3/2 आएगा cos थीटा के साथ में, और 10 अलग से लिखा हुआ है। सो नाउ इफ आई नोटिस दिस, तो ये वाला जो आपका कॉम्बिनेशन है जहां पे एक्चुअली थीटा वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहां पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अच्छा, माइनस यहां पे लिखा क्यों नहीं था, इसलिए लिखा था क्योंकि हम b की वैल्यू और a की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। तो अगर आपको यहां पे बीच में माइनस चाहिए तो आप यहां पे बोलो कि b की वैल्यू में से आपने माइनस उठा के यहां पे दे दिया होगा शायद, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे a और b के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं था। सो दिस बेसिकली आइडिया वर्क्स फॉर अरेंजमेंट जिसके अंदर बीच में प्लस का साइन है एंड जिसमें बीच में माइनस का साइन है, दोनों के लिए काम करता है अरेंजमेंट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 13/2 साइन थीटा एंड माइनस 3√3/2 cos थीटा। अब ये जो एक्सप्रेशन है हम इसके बारे में जानते हैं कि इसकी मिनिमा कहां पे जाने वाली है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही यूज करेंगे। इसका मिनिमा कितना होगा, इसका मिनिमा होगा -√a² + b², ठीक है ना। तो a² b² कितना है, ये हो जाएगा आपका 169/4 और यहां पे आ जाएगा आपके इसमें 27/4 माइनस साइन के साथ में, और ओवरऑल एक्सप्रेशन में +10 अलग से चल ही रहा है, वो तो साइड में, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो चलते रहेगा। तो अगर आप यहां कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर एडिशन में 196 4 से डिवाइड करके आ जाएगा 49, अंडर लेके आ जाएगा आपका -7, 10 - 7 कितना हो जाएगा आपका, 10 - 7 हो जाएगा 3 के बराबर। सो मिनिमम एक्सप्रेशन कितना आया है आपका, एक्सप्रेशन का वैल्यू 3 के बराबर इस क्वेश्चन में आपका बन रहा है। इज दैट फाइन, इज दैट क्लियर। मैक्सिमम पूछा होता तो क्या करते हैं, मैक्सिमम पूछा होता तो कोई नहीं, प्लस के साथ में 17 आंसर बताते, क्योंकि मैक्सिमम के लिए बस यहां पे प्लस साइन आता है, मिनिमम के लिए माइनस साइन आता है, राइट। लेकिन आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है वो हर बार इसी पैटर्न के हो जरूरी थोड़ी है, वो कुछ और पैटर्न के भी हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपके कुछ और पैटर्न के भी हो सकते हैं। तो वहां पर क्या फिर थॉट दिमाग में आना चाहिए आपका कि देखो साइन और कॉस के ग्राफ तो हमने देखे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमें बेस नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। बेस नॉलेज तो हमें है ही कि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगी, कॉस की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगी, तो उसको देखकर हम यहां पे अपने एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, कम से कम कितना हो सकता है साइन, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है साइन, ये सारी चीजें हमें पता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, मैं यहां पे निकालना चाहता हूं रेंज। रेंज का मतलब होता है कि मिनिमम कितना बन सकता है, मैक्सिमम कितना बन सकता है, ठीक है ना। सो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही एक्चुअली यहां पर इसका मतलब आपको निकाल के बतानी है। तो आई डोंट थिंक कि किसी को ये थॉट आने में दिक्कत है कि यार यहां पे सर अंडर रूट के अंदर ही अंदर ना एलसीएम तो ले ही लेते हैं, इतना तो सबको दिमाग में आ ही रहा होगा। इन दोनों को साथ में लेके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 - 2 sin x एंड 2 + 2 sin x। नीचे कितना आ जाएगा, दिस इनटू दैट, मतलब ये आ जाएगा 1 - sin²। ऊपर आपका ये 2 sin कैंसिल होगा और अंडर रूट के अंदर आपको यहां पर मिल रहा है बेसिकली 4/cos² x। बहुत बढ़िया हो गया, अंडर रूट सिंप्लीफाई होगा, √4 तो आपका 2 बन जाएगा, राइट। और डिनोमिनेटर में कितना आएगा। नाउ दिस इज वेयर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। पता होता है लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। अगर भूल रहे हो तो ध्यान रखो कि किसी भी क्वांटिटी का अगर आप अंडर रूट सिंप्लीफाई करते हो, किसी भी क्वांटिटी के स्क्वायर का अंडर रूट अगर आप करते हो तो इसका आंसर आपका क्या आता है, mod a आता है, ठीक है ना। इसका आंसर mod a आता है। अब यहां पे डिपेंड क्या करते हैं, देखो अब यहां पे ऊपर तो मैंने mod 2 नहीं लिखा है, क्योंकि mod 2 तो 2 के बराबर होगा ना, तो अगर हमारे पास में कांस्टेंट होता है तो हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू खुद ही लिख देते हैं। लेकिन नीचे क्योंकि आपके इसमें वेरिएबल है तो हमें पता नहीं कि कौन से एक्स पे पॉजिटिव बनेगा, कौन से पे नेगेटिव बनेगा, इसलिए mod लगाना जरूरी है। क्योंकि एक बार आपने mod लगा दिया तो आपको पता है कि नेगेटिव आंसर तो आने से रहे, ये दोनों तो आपके आंसर्स आने ही नहीं चाहिए कभी। आपके रेंज में नेगेटिव आंसर्स आ ही नहीं सकते। दिस इज अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन। इनफैक्ट स्टार्टिंग से ही आप बता सकते हो कि अंडर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्टार्टिंग से ही आप कट करने लायक सिचुएशन में थे,
ऐसा मत करना कि स्टार्टिंग में थे और बाद में आके आपने यहां पर क्या कर दिया, उसको समहाउ डिस्कार्ड कर दिया नॉलेज को, राइट। ठीक है, तो हमने यहां पर एक तो ये इंपॉर्टेंट आइडिया डिस्कस किया है कि भाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर में क्या करना होता है। नाउ क्या लगता है आपको कि यार कॉस के ऊपर आपने मॉड लगा दिया, कॉस खुद -1 और 1 के बीच का कोई क्वांटिटी है, अगर आपने मॉड कर दिया मतलब जो भी नेगेटिव था उसको भी पॉजिटिव कर दिया, मतलब अब यहां पर क्या होगा, कॉस के साथ में 0 और 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू बनेगा। कॉस आपका 0 और 1 के बीच में ही, कॉस एक्स का जो मॉड है ये 0 और 1 के बीच में ही ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में ये वेरिएशन शो कर रहा है। सो क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएशन शो कर रहा है तो मिनिमम का कैलकुलेशन के समय क्या हो जाएगा, आप डिनोमिनेटर को बड़े से बड़ा रखो, डिनोमिनेटर को जितना बड़ा रखेंगे उतना ही एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम आएगा। और अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो आप क्या करना चाहोगे, आप डिनोमिनेटर को मिनिमम करना चाहोगे, लेकिन जैसे डिनोमिनेटर को मिनिमम करने की कोशिश करते हुए तो 0 बनने की ट्राई कर रहा है, 0 नहीं बनने देंगे, हम यहां पे बोलेंगे कि ऑलमोस्ट 0 बनने की ट्राई कर रहे हैं, टेंडिंग टू 0, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, लिमिट्स कहते हैं इसको, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अभी तो आप ऐसे सोचो कि बहुत छोटा नंबर को डाल दिया मैंने, तो बहुत छोटा नंबर को डाल दिया, अगर यहां पे डिवीजन में 0.0000000001 which is not exactly 0, तो I can place it in the denominator, but if I try to calculate it now तो फिर ये बहुत बड़ा यहां पर नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो सारे डेसिमल्स आपके ऊपर आके 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। सो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट बोल सकते हैं, राइट, और इसको हम 2 बोल सकते हैं। मतलब आपके जो आंसर्स आ रहे हो कहां से कहां तक आ रहे हैं, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। मिनिमम वैल्यू क्या हो गया आपका 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका इन्फिनिटी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए। फाइन, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे ही एक और देखते हैं, व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x प्लस 5 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos x प्लस 8। अगर हमें इसका आंसर निकालकर बताना है, अब देखने में एकदम से बड़ा लग रहा है, हालांकि है इसके अंदर cos ही cos, तो फिर से यहां पर आइडिया वही यूज होगा कि cos की वैल्यू तो -1 से लेकर 1 के बीच में ही होती है, लेकिन पहले कुछ सेंसिबल मैनिपुलेशंस हमें यहां पे करने चाहिए। आप यहां पे नोटिस करो कि ऊपर वाला जो यहां पर एक्सप्रेशन है ना, इसका डबल करके नीचे लिखा है, इसका डबल करके नीचे लिखा है, ये अगर 4 होता तो उसका डबल करके भी यहां पे नीचे हमें नजर आ रहा होता, लेकिन ये 4 नहीं है, ये 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पे 4 एंड 5 को, है ना, 4 और 1 को अलग अलग कर लेते हैं। cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फिर 4 cos x आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, एंड फिर 1 को अलग कर लो। ऐसे 2 टुकड़े हमने यहां पे न्यूमरेटर के कर लिए। अब डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लेते हैं, इसके नीचे अलग से और उसके नीचे अलग से, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos x प्लस 8, यहां पर भी आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos x प्लस 8। तो यहां पे जैसे ही मैं 2 कॉमन निकालता हूं, क्या कैंसिलेशन आपको दिख रहे हैं, कंप्लीट कैंसिलेशन। 2 जैसे ही आप कॉमन निकालोगे वैसे यहां पे cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x प्लस 4 मिलेगा आपको, ये कट जाएगा, मतलब यहां पे 1/2 आपका बचने वाला है। और यही सेम कांस्टेंट अगर मैं 2 यहां से भी नीचे से कॉमन निकालता हूं, तो अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x प्लस 4, ये तो आपका cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, ये क्या है, cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो आप यहां पे एक्सप्रेशन को फाइनली एक सेंसिबल अरेंजमेंट तक लेके आ चुके हो। व्हाई दिस इज द लास्ट अरेंजमेंट दैट वी वांट टू हैव बिफोर आंसरिंग, क्योंकि हमने यहां पे कंप्रेस करते करते, देखो यहां पर पहले आपके न्यूमरेटर में भी 2x के टर्म्स थे, डिनोमिनेटर में 2x के टर्म्स थे, पहले हमने इस तरह से स्प्लिट किया, तो यहां से इसे बेनिफिट क्या हो गया, यहां पे कांस्टेंट बन गया और यहां पे आपके इसमें 2 जगह cos के टर्म्स आ रहे हैं, 2 जगह वेरिएबल आ रहा है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नोटिस किया तो वो अब एक ही जगह नजर आ रहा है। तो आपके पास में अगर वेरिएबल क्वांटिटी एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट हो चुकी है, तो ये बेस्ट सिनेरियो है आपके एनालिसिस को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। तो हम यहां पे कहेंगे क्या कि यार आपका जो cos x होता है ना, आपका जो cos x होता है वो अगर देखते हैं तो यार -1 से लेके 1 के बीच में कहीं नहीं होता है। इस तरह से आप अपनी इनइक्वालिटी लिखोगे, एंड यहां पे हमें चाहिए cos x प्लस 2, तो ऐसा करते हैं कि पूरी पूरी इनइक्वालिटी में ही 2 ऐड कर देते हैं। अगर 2 ऐड कर दूंगा तो यहां पे हो जाएगा आपका 1, यहां पे हो जाएगा cos x प्लस 2 विच इज द एक्सपेक्टेशन, और यहां पे हो जाएगा आपका 3, राइट। सो ये 1 से लेके 3 के बीच की कोई ना कोई क्वांटिटी है, तो मैं इसको जितना छोटा रखूंगा उतना ही बड़ा आंसर आएगा, जितना बड़ा रखूंगा उतना ही छोटा आंसर आएगा। बस आपको अब यहां से अपना आंसर कैलकुलेट करके बताना है, मिनिमम के लिए कितना आएगा, मैक्सिमम के लिए कितना आएगा। तो चलो मिनिमम के लिए ट्राई करते हैं। मिनिमम के लिए क्या बोलेंगे कि यार जितना हम इस वैल्यू को बड़ा बना सकते हैं बड़ा बनाते हैं,
मतलब क्या करेंगे, 3 के बराबर यहाँ पे इसको बनाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 के साथ में यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 के साथ में 18 हो जाएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू जो आपको निकल कर आ रही है दैट इज 1/2 प्लस 1/18, जिसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा ये 10/18, 10/18 मतलब क्या हो जाएगा 5/9, 5/9 जैसा कुछ है क्या हमारे पास में, हाँ बहुत सारी जगह 5/9, तो सब जगह 5/9 है इनफैक्ट। हाँ, मिनिमम वैल्यू में 5/9 इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जितना ये ब्रैकेट आपका छोटा हो सकता है उतना छोटा करेंगे, मतलब इसको 1 करेंगे। अगर इसको 1 कर दिया तो ये 1/2 प्लस 1/2 मतलब आपका कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। सो बड़ी से बड़ी वैल्यू अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं तो 1 है, छोटी से छोटी वैल्यू अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं तो वो बेसिकली 5/9 है। एंड दोनों ही बन सकती है ना, क्लोज ब्रैकेट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, 5/9 भी एक्चुअली बन सकता है एंड 1 भी एक्चुअली बन सकता है। अगेन हमने क्या इस्तेमाल किया कि cos x जो हमारा है फंक्शन, उसकी रेंज क्या है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले जो हमने किया था ये था रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, या है ना, तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, ये तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन ही हो गया, क्योंकि मल्टीपल यहां पे चीजें आपको दिखाई दे रही थी। इसके बाद में जो हमने दोनों सवाल किए, ये वाला एंड ये वाला, इसके अंदर क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ही हमारा पूरा फोकस था, राइट। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपको यहां पे करते आना चाहिए। दिस मींस कि आपको यहां पर एटलीस्ट जो हमारे ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है और जो यहां पे रेंज की अंडरस्टैंडिंग है एज फार एज ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न, वो आपकी क्लियर है। एंड विद दैट वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप इतना ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं तो आपको यहां पे कैलकुलस पढ़ने में एंड 12th क्लास के टॉपिक्स पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। डोंट गो विथ लोअर कॉन्फिडेंस की हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है इसलिए हमें शायद 12th में दिक्कत आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जितने आइडियाज मैंने आपके साथ में इन वीडियोस में शेयर किए हैं, अगर आपको आते हैं, कॉन्फिडेंटली आप यहां पे पढ़ाई अपनी 12th की स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की वजह से आपको दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऑलराइट, चलिए, लेकिन अभी और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम टच करना चाहते हैं, पूरा नहीं, लेकिन वही पोर्शंस जो हमें लगता है कि क्लास 12th में कहीं ना कहीं आपको यूज करने पड़ेंगे, वो इसी सीरीज में आगे कंटिन्यू होते रहेंगे। सो डू फॉलो द लेक्चर्स, एंड आपको और क्या क्या चाहिए, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में आप बताते रहो, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।